अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिज़ा फ़हीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज हम आपके लिए नई खबरें, नए दिन के साथ नई खबरें लेकर आए हैं। तो सबसे पहली जो खबर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ही इसका आजकल चर्चा है, वो है ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, मार्केट क्यों हमारी डाउन हो जाती है, ये सब हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे गोल्ड प्राइसेस के बारे में और कुछ कंपनीज जिन्होंने अपना डिविडेंड नहीं दिया या फिर वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं उस हवाले से। तो सबसे पहले ऑयल के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑयल की प्राइस जब भी इंटरनेशनली मार्केट में बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट यानी कि जो भी थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं उधर भी आता है। तो इस इम्पैक्ट की वजह क्या होती है ये जानते हैं हम सर अमीन से। लेकिन उससे पहले कि कुछ चीज़ें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कंपनीज ऐसी बड़ी हैं जिनको डिविडेंड देने थे वो नहीं दे पाई। मे भी उसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं मुल्क भर में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बजट भी डेफिसिट हो जाते हैं, यानी कि वो भी टाइट हो जाते हैं। ऑब्वियसली कंपनीज पे कॉस्ट बढ़ती है तो वो अपने प्रॉफिट जो है अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देती और अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात सर अमीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या वजह है कि ज़ाहिर है हमारा बजट टाइट हो जाता है, ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आ रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखें कि जब जंगी सूरत हाल होती है या कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऑयल के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अप हो जाते हैं, तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो आपने पहले ही कहा कि डिस्टर्ब होती है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बल्कि अच्छी जो तरक्की याफ्ता ममालिक जो तरक्की पजीर है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अभी तो ये कि जो ऑयल की जो प्राइस बढ़े, जो हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे जो ज़राए मुबादले के ज़खायर वो कम हो जाते हैं, और दूसरी के जो लोकल मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज़ की डबल कॉस्ट हो जाती है, किराए भी डबल हो जाते हैं, तो जो कैरी वगैरह जो करते हैं वो भी डबल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम मुल्क के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो रेलवे सिस्टम हो या कोई ऐसा ट्रैक बना हो कि ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल कम हो, मगर हमारे यहाँ तो वही पुराना सिस्टम चल रहा होता है, ट्रकों से ट्रॉलों से यही चल रहा है। सुजुकी चलती है, सेज़ोर चलती है। तो अगर ये दुनिया में तो हिसाब के ट्रेन का इस्तेमाल होता है तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं इस्तेमाल होती, और यहाँ तो हमारे तो सिस्टम ही दूसरा है ट्रांसपोर्ट का। जो हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसी में जो सैलरी क्लास है या मिडिल क्लास है या फिर अपर क्लास है, इनका सबसे तकरीबन इनका एवरेज देखा जाता है 30 से 40% तो ट्रांसपोर्ट पे ही खर्चा हो जाता है। सर हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हम लोग देखते हैं इंटरनेशनली तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन भी कहा जाता है कि डिमांड से ज़्यादा ये स्लोली अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ जो है इसकी प्राइसेस बहुत ऊंची जा रही हैं और रुक नहीं रही है। तो इसकी क्या वजह है सर? देखिए, ये तो अभी इंटरनेशनल है कि पाकिस्तान तो इंपोर्ट करता है। अगर ये पाकिस्तान के पास जो अच्छी कंपनियां हैं जैसे OGDC है, PPL है, पाको है, और दूसरा है कि हमारे जो बलूचिस्तान के जो एरिया में और सिंध के थर एरिया में वहाँ ऑयल के ज़खायर अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। पहले भी OGDC वगैरह और PPL ने ट्राई की थी निकालने की, मगर ये जो उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गए थे, तो इनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी, इंपोर्ट सस्ता पड़ता था। मगर अब ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा रेट हो गए तो इनको अभी कॉस्ट भी कम पड़ रही होगी। तो ये अगर ड्रिलिंग करे तो पाकिस्तान को काफ़ी अच्छा हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी तो हमारे जो ज़राए मुबादले ज़खायर पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। सर एक सवाल जो मैं हमेशा सबसे पूछती आई हूँ, मैं आपसे भी दोबारा पूछूंगी कि इंटरनेशनली जैसे प्राइसेस बढ़े तो इन लोगों ने जो है हमारी लोकल डोमेस्टिक ड्रिलिंग जो है ना वो रुक गई, ठीक है। तो जब ये ड्रिलिंग रुक गई तो ऑटोमेटिकली ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी प्राइसेस बढ़ेंगे, तो क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं है। तो सर मेरी नज़र में ये बात क्या ये दुरुस्त है कि हमारे यहाँ तेल है, उसकी ड्रिलिंग रोक दी गई है कि या फिर हमारे यहाँ तेल ही नहीं है? देखें, ये ड्रिलिंग पहले पिछली हुकूमत में जब हो रही थी तो रुक गई थी, तो फिर जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत ने नारा लगाया था कि हम ड्रिलिंग करेंगे, समंदर से तेल निकालेंगे, ज़मीन से निकालेंगे, थर से कोयला निकालेंगे, ये सब अभी तो बातें रह गई है। ना समंदर से निकला, ना ज़मीन से निकला, ना कोयला निकला, कुछ भी नहीं हुआ।
क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल डाउन था, खैर उनका भी सही था कि बाहर से कॉस्ट कम पड़ती है या कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, मगर अब तो ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो गई है, क्योंकि हमारा तो अभी नागुज़ीर हो गया है कि हम इंपोर्ट करें, बल्कि हम हमारे मुल्क से अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है इस वक्त, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी से, लोकल कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी या ओवरसीज़ कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ड्रिलिंग के लिए, तो ये मौका बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो अभी जो जंगी सूरत हाल में, हो सकता है कि क्रूड ऑयल 100 के ऊपर 100 के ज़्यादा निकल जाए, अभी 94 तो है, अगर 100 से ज़्यादा भी निकल जाएगा तो हमारे बिल्कुल मुल्क का पटा बैठ जाएगा। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट दुनिया की क्रैश थी, हमारी मार्केट भी बिल्कुल अभी क्रैश के करीब खड़ी हुई है। तो ये अगर गवर्नमेंट आईटी सेक्टर के साथ इस सेक्टर को भी तवज्जो दे कि ड्रिलिंग की तरफ, तो हमारी ये जो ज़राअत मुबादला के ज़खायर बच जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की जल्दी करेगा। सर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑयल प्राइस जो है मज़ीद वो बढ़ेंगे और 100 बैरल पर $100 पर बैरल होंगे, ठीक है सर। तो आप ये ग्लोबल वाइड तो कहा जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट और कम अमाउंट है इंटरनेशनली, लेकिन स्टिल जो है वो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनीज इंटरनेशनल ये एक्सपेक्ट करें कि वो शेयर होल्डर जो भी रिटर्न्स हैं वो उनको वापस दें, बजाय इसके कि वो मज़ीद जो है ना प्रोडक्शन बनाएं। तो आपकी नज़र में क्या ग्रोथ ज़रूरी है या फिर ये ठीक है कि ये शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस दे दिए जाएँ? शेयर होल्डर के तो पैसे तो नहीं मिलते। शेयर होल्डर तो नफ़े नुकसान प्रॉफिट लॉस में पार्टनर होता है, और तो कंपनी के साथ चलता है। जब कंपनी के लॉस होता है तो इनको भी लॉस होता है, और कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होता है। मगर बदकिस्मती से हमारी कंपनी वाले जो प्रॉफिट है पासवर्ड नहीं करते शेयर होल्डर की तरफ, खुद ही रख लेते हैं, रिज़र्व बढ़ा देते हैं या बोनस दे देते हैं या एक्सपेंसिव में चले जाते हैं, हालांकि हकदार को हक देना चाहिए। तो अभी दिख रहे हैं अपने कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों के डिविडेंड आए, मगर इन लोगों ने शेयर होल्डर को नहीं दिया। अब ये कि कंपनी की क्या मोनोपोली है, अब शेयर होल्डर पूरा साल सफ़र करता है, वो जब भी जैसे भी हालात होते हैं वो शेयर को रख के बैठा होता है, और एक उम्मीद होती है कि चलो ये साल ख़त्म होगा तो हमको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, मगर वो उम्मीद के भी पानी फिर जाता है। तो फिर स्टॉक मार्केट में कौन आएगा? स्टॉक एक्सचेंज की जो रेगुलेटर उनको चाहिए कि ऐसा मेकनिज़म बनाए कि हर कंपनी डिविडेंड दे, और डिविडेंड नहीं देती तो कंपनी से इनकी मैनेजमेंट छीन ली जाए, और हर कंपनी अपनी जो फेयर वैल्यू है 10 रुपये उसके ऊपर ट्रेड करे। अब आने के साथ ही 10 रुपये के अंदर चले जाती है, लॉस शुरू कर देती है। पता चलती है अब कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं तो पता चले कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और बिज़नेस कम है, और जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी फैसिलिटी ज़्यादा है, इनके मेडिकल ज़्यादा है, इनके अलाउंसेस ज़्यादा है, और इनके ट्रैवल है, इनके बच्चे बाहर सफ़र करते हैं, ये सब चीज़ें कंपनी में अंदर डाल देते हैं, और शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। पता चले कि भाई कंपनी के पास बिज़नेस 10 रुपये का, खर्चा 20 रुपये का, बाकी बैंक से लोन ले रहे हैं। एंड में क्या होता है, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, जो शेयर होल्डर की जो पूरी जमा पूंजी चली जाती है। तो रेगुलेटर को चाहिए कि इस पर नज़र रखें और कि इन कंपनियों की ऑडिट करें कि भाई आप अगर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो आप अपना बिज़नेस चेंज करो, अपना एक्सपेंस कम करो, या फिर मैनेजमेंट चेंज कर दो। अब कंपनी आती है बंद हो जाती है या फिर महंगे रेटों में आती है तो वो भी फिर अपने सर्वाइव नहीं कर सकती और अंडर कॉस्ट हो जाती है, बैलेंस शीट चेंज हो जाती है। जब प्राइवेट कंपनी होती है तो इनका प्रॉफिट भी चल रही होती है, बोनस भी होता है, डिविडेंड भी होता है। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि ना डिविडेंड दे सकती है, ना पता चले कि इनकी इतनी कॉस्ट हो गई, इतना ये हो गया, इतना लॉस हो गया। तो ये एक किस्म का फ्रॉड हो रहा है। तो इस पर रेगुलेटर्स को बिल्कुल अच्छी तरह मॉनिटरिंग करे और कहे कि भाई इसके जो भी कंपनियाँ हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि शेयर होल्डर जो है जो मुल्क के जो सरमाया फराम करते हैं मुल्क की तरक्की के लिए, जो जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है, रोज़गार के ज़रिए भी पैदा होते हैं, वो चंद लोगों के हाथ में चले जाते हैं, वो खा के निकल जाते हैं। तो ये किस्म का सिस्टम ना होना चाहिए। सर, मैं आपसे एक बार फिर ये सवाल पूछूंगी कि कितना ज़रूरी है इस महंगाई में पूरी दुनिया में जो बढ़ रही है, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी क्योंकि महंगाई तो इंटरनेशनली मार्केट में है, तो आप क्या समझते हैं कि ऑयल, गैस और कोल के मामले में हमें कितना ज़रूरी है कि हम खुद कफील हो? कोल का तो चलें थर से हमारे पास ज़राए निकल आए, आप ऑयल और गैस के बारे में बताएं सर। देखें, कोयल का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में पहले टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी कि
कोयले से जो चल रहे थे, कह रहे हैं कि पोल्यूशन है, तो ये दुनिया में कोयले के काम बंद हो रहा था, कारखाने वगैरह, और पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। अभी इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोयले के रेट कभी बढ़ेंगे नहीं, मगर देखो फिर भी बढ़ गए कोयले के रेट। और दूसरा कि ऑयल एंड गैस है, तो गैस भी हमारे यहाँ कुदरती निकलती है, तो इसमें भी अगर हम कुछ अच्छे को करने चाहें, ज़खायर वगैरह को सही तरह इस्तेमाल करें, या फिर उनमें कोई ऐसी सिस्टम लेके आए कि ताकि ये हमारे ज़खायर महफूज भी हो और इस्तेमाल भी हो, ज़ाया ना हो। अब लाइन लॉसेस हो रही होती है, जो चोरी करता है वो बेदर्दी से इस्तेमाल करता है, जो पे करता है वो बहुत तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अब जो लाइन लॉसेस वालों को पकड़े ताकि बेजा इस्तेमाल ना हो, ज़ाया ना हो, और जो इस्तेमाल करता है वो आपको बिल भी दे रहा होता है, सब कुछ कर रहा, वो तरीके से इस्तेमाल करता है, तो लॉन्ग लाइफ हो जाती है। और दूसरी है कि ऑयल के तो सिस्टम मतलब और भी आ गए हैं, सोलर सिस्टम भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी आ गई है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सही होना चाहिए कि ताकि हमारे ऑयल का इस्तेमाल कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तरक्की होनी चाहिए, और जो कैरी ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ होती है, जिसमें सामान का एक सूबे से दूसरे सूबे लाया जाता है, वो ट्रकों और ट्रालों के ज़रिए लाया जाता है, उसका रेलवे सिस्टम किया जाए ताकि हमारा इस्तेमाल 50% कम हो जाएगा। और दूसरा को अच्छा ज़रिया पैदा कर दिया जाए, तो रोड अच्छे बना दिए जाए ताकि जो ट्रांसपोर्ट का जितना है कि सफ़र कम हो तो इनका एक्सपेंस भी कम हो। काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, जो हमारे इख्तियार में है कि हम ट्रांसपोर्ट के सिस्टम सही कर दें, तो वो तो हमारे इख्तियार में हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे काफ़ी ज़रिए मवाले के ज़खायर बच जाएंगे और हमारा इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। सर बात करते हैं अगर गोल्ड प्राइस की, तो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड मार्केट में गोल्ड की प्राइस गिरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। तो आप और ये जो गोल्ड प्राइस बढ़ी है, ये जो है पिछले 9 महीनों से सबसे ज़्यादा हाई प्राइस है। मज़ीद ये कि आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइस का बढ़ना इस लेवल पे कि इंटरनेशनल मार्केट पे डाउन है, तो हमारे क्यों ये हाई है कहा जाता। तो सर आप अपने नज़दीक कैसे देखते हैं कि गोल्ड की हाई प्राइस इस सिचुएशन में हमारे यहाँ भी हाई जा रही है? देखें, गोल्ड की प्राइस तो इंटरनेशनल मार्केट में इससे पहले भी हाई गई थी, मगर हमारे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। मगर हमारी जो करेंसी डाउन हो गई है, तो लोगों को करेंसी के ऊपर इतना डाउन नहीं है, डॉलर में लोग काम नहीं करते, तो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की तरफ भी काम नहीं कर रहे। अभी ये कि रियल इस्टेट है वो भी काफ़ी हाई हो चुकी है, तो अभी लोग अपनी छोटी मोटी जो जमा पूंजी है गोल्ड में तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अपनी अब सेविंग को बचा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट चलती है तो इनके यहाँ से इनके चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, मगर अभी के लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अभी इतना रुझान नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना वो उसमें शऊर नहीं है। दूसरा है कि यहाँ के जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, रेगुलेटर है, वो भी इतनी उसमें नहीं है कि स्टॉक मार्केट सही चले, यहाँ कोई ऐसी कंपनियां डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। अब कितनी कंपनियां बंद हो गई, लोगों के पड़े पड़े से ज़ीरो हो गए, तो ये इस पर भी कुछ काम नहीं हो रहा। 50-60 कंपनियां ऐसी बंद पड़ी हुई है, और 70-80 कंपनियां, बल्कि 100-150 कंपनियां अंडर कोर्स चल रही है, और 40 तकरीबन 100-150 कंपनियां जो डिविडेंड नहीं देती, और बाकी ये कि कितनी ऐसी कंपनियां जिसमें काम बिल्कुल नहीं होता। तो इस सारी चीज़ों को रेगुलेटर इसको कंट्रोल करे, जिसका अपना इसका काम है। देखो, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये आपका काम है, रेगुलेटर खुद चाहिए कि हर कंपनी की मॉनिटरिंग करे कि वो कंपनी पे आउट दे रही है या फिर वो डिविडेंड नहीं दे रही, इसमें टर्नओवर वॉल्यूम हो रहा है नहीं हो रहा, तो लोग इस तरफ आएंगे। अब लोग इस तरफ नहीं इसलिए नहीं आते कि यहाँ को बिल्कुल सिस्टम कमज़ोर है, तो गोल्ड की तरफ जा रहे होते हैं, और गोल्ड अपना जमा पूंजी को सेविंग बिल्कुल सेफ़ समझते हैं कि इसमें सेफ़ हो जाएंगे, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। तो लोग इसमें ज़्यादा गोल्ड की तरफ भी जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे तो इनको रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, रेगुलेटर को भी फ़ायदा होगा, रोज़गार के ज़रिए पैदा होंगे। गोल्ड आप घर में रख लेंगे, किसी को फ़ायदा नहीं होगा सिवाय आपके। मुल्क की अगर कौमी सोच रखनी है तो मार्केट की तरफ आएँ, स्टॉक मार्केट या और भी बिज़नेस की तरफ आएँ, तो लोगों को रोज़गार मिले, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, और आपका भी अपना जो बिज़नेस है वो भी ग्रोथ करे। ठीक है सर, तो गोल्ड की वजह जो इंटरनेशनली मार्केट बताई गई है वो यूक्रेन और रशिया के तजाद हैं, जो अभी भी कहा जा रहा है कि स्टिल इन प्रोसेस के आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि वॉर तो एटलीस्ट नहीं होगी, क्योंकि वॉर होगी तो फिर ये एक नया कह लें कि सर न्यू वॉर होगी, और जिसमें हर चीज़ तबाह होने के ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल दौर है जिसमें बस एक बटन की देर होती है। तो
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब ये है कि हमें इसी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, इसी महंगाई के साथ जीना होगा। इट्स गुड टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी के साथ सरवाइव करना सीखें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद तफसीलात के साथ। यू आर वॉचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। दिस इज़ फिरज़ा फ़हीम। अल्लाह हाफिज़।